चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, महाचतुष्पाद अध्याय। तो वहाँ पे अपन ने खुड्डाक चतुष्पाद देखा था, अब यहाँ पे महाचतुष्पाद, तो इसकी जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो यहाँ पे बताएंगे आचार्य। तो महाचतुष्पाद में क्या बोल रहे हैं कि चतुष्पाद क्यों सार्थक होता है। तो देखो, षोडश कलाओं से युक्त जो चतुष्पाद होता है वो ही भेषज होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, भेषज मतलब चिकित्सा। तो बोल रहे हैं कि भाई चिकित्सा क्या है। चिकित्सा अपन को क्या करना, अपन ने लास्ट में देखा था कि प्रवृत्ति धातु साम्याक था, यही चिकित्सा होती है कि धातु को साम्य करने की प्रवृत्ति। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि जो चार चीज़ें हमने बताई थी ना वहाँ पे चतुष्पाद की चार चीज़ें, अगर वो 16 कला संपूर्ण हो, 16 जो 16 गुण उनके बताएं वो पूरे हो, तो वही अपने आप में चिकित्सा होती है। समझ गए, इसलिए ये चतुष्पाद इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पूरी तरीके से प्रेजेंट हो मतलब रोग तो ठीक होना ही होना है। तो ये जो है ये आचार्य अपने बच्चों को वहाँ पे बता रहे थे। किसको बता रहे थे, जो 6 शिष्य थे अत्रेय के, अत्रेय पुनर्वसु के, उनको। अब माइक और किसका ऑन है, ऑफ कर लो, म्यूट कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये उनको बता रहे थे। अब बीच में आते हैं एक आचार्य मैत्रेय, ठीक है। ये क्या है, ये बोलते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हो ना वो सही नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो कि भाई अगर 16 कला संपूर्ण चतुष्पाद है तो फिर चिकित्सा होनी होनी है, वो खुद ही चिकित्सा होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी आप देखो यहाँ पे, इसको देखो हिंदी में रीड करोगे तो क्या बोल रहा है कि आप जैसा कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है चिकित्सा के सभी उपकरणों से युक्त रोगी जितेंद्र रहते हुए चिकित्सा कराकर रोग से निर्मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सभी उपकरण गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं, है ना। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई चलो हाँ, आप जो कह रहे हो कि ये ऐसे चतुष्पाद होता है और ये सब अच्छे अच्छे होते हैं तो रोग ठीक होते हैं, हाँ ठीक है होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोग नहीं भी ठीक होता, रोगी मर भी जाता है। औषध दी तो भी वो मर रहा है, और औषध नहीं दी तो भी वो मर रहा है। तो फिर औषध देने का प्रयोजन क्या है। तो अगर आप ऐसे कह रहे हो कि ये चतुष्पाद की वजह से ट्रीटमेंट इसका हो रहा है तो ये तो आपकी गलत बात है, क्योंकि अपन कभी कभी तो ट्रीटमेंट नहीं भी देते तो भी वो ठीक हो जाता है। जैसे ज्वर, सॉरी अपन प्रतिशय ले लो, खांसी जुकाम होता है ना नॉर्मल, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ नहीं हम तो कुछ भी नहीं लेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ऐसा जनरली बहुत लोग करते हैं कि हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, नहीं लेंगे। तो नहीं लेते हैं तो भी थोड़ी टाइम बाद में वो रोग तो ठीक हो ही जाता है ना, और अगर लोगे तो भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ले ली दवाई, ले ली अपन ने, फिर भी ठीक नहीं होता, रोगी मर जाता है। तो बोल रहे हैं कि अब ये जो रोगी का ठीक होना नहीं होना, इसके अंदर क्या कारण है, इसकी वजह से इसके अंदर जो औषध जो आप बता रहे हो ना कि चतुष्पाद कारण है, तो मैं बता रहा हूँ चतुष्पाद तो कारण नहीं है भाई, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब इनकी बात भी एक तरीके से सही थी अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आचार्य इनका मुंह तोड़ते हुए इनको जवाब देंगे। तो देखो ये इनकी शंका जो थी वो पूरे पैराग्राफ के अंदर वो तुम्हें समझ में आ गया ना कि भाई औषधि के जो चिकित्सा का सफल है, मतलब चिकित्सा के अंदर रोगी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो औषध है उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं दो तो भी होती है, हो दो तो भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आचार्य इसका समाधान बताते हैं कि क्या है कि जो मैत्रेय आप जो है गलत सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि षोडश कला से युक्त चिकित्सा से चिकित्सा होने पे भी रोगी मर जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है। अगर साध्य रोग होता, अब इसके अंदर पैराग्राफ का सारांश मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये क्या फालतू की पंचायती तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन है इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको बस रीड करने का होता है। तो इसमें आचार्य बोल रहे हैं कि देखो अगर साध्य रोग हुआ ना, तब तो अगर चतुष्पाद पूरा है तो वो ठीक होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोग भी साध्य हो, चतुष्पाद भी 16 कला संपूर्ण हो और फिर वो रोग जो है वो ठीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रोग ठीक नहीं हुआ, 16 कला संपूर्ण चतुष्पाद था फिर भी रोग नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब कि रोग असाध्य है वो तुम्हारा, और असाध्य की तो चिकित्सा हमें करनी ही नहीं है। हमने लास्ट चैप्टर में तो बताया था, भूल गए थे क्या। असाध्य की तो चिकित्सा नहीं करनी है, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो इसलिए अगर साध्य होगा तब तो वो होगा ही होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो क्या बोल रहे हैं कि रोग जो होते हैं, अभी आपने बताया कि भाई रोग जो होते हैं वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, चिकित्सा नहीं करो तो भी ठीक हो जाते हैं। तो हाँ ठीक है, होते होते तो हैं, जैसे कि प्रतिशय का ही ले लो, अगर जुकाम अगर अनट्रीटेड रहता है तो कुछ टाइम बाद में वैसे भी अपने आप ठीक हो ही जाता है। लेकिन आचार्य इसके अंदर बोलते हैं कि जैसे डूबा हुआ व्यक्ति, कहाँ गया, कहीं आता है ये रहा, वैसे जैसे कोई मनुष्य फिसल कर गिर पड़ा हो और स्वयं उठकर खड़ा होने में समर्थ भी हो, मतलब कि वो अपने आप ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़कर उठा देता है तो वो गिरा हुआ व्यक्ति शीघ्र उठ खड़ा होता है। ऐसे ही अगर आपको जुकाम है, आप अगर दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, लेकिन अगर आपको दवाई दे दी जाए तो क्या पता आप 4 दिन में ठीक हो जाओ, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब वो 3 दिन का जो ये टाइम लैप्स आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, वो औषधि की वजह से ही तो आ रहा था। मतलब कि हमारी जो औषध है, हमारा जो चतुष्पाद है वो काम करता है। अगर काम नहीं कर रहा ना
तो इसका मतलब वो तुम्हारा रोग ही असाध्य है, समझ गए। तो ये काम करता है। इस तरीके से इन्होंने मैत्रेय की बात का खंडन किया कि तुम जो कह रहे हो ऐसी बात नहीं होती है, तुम जो बोल रहे हो ना वो असाध्य रोगों के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। उसके बारे में क्या बोल रहा है, अब इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इन्होंने दिया है कि देखो हम चिकित्सा करते हैं कुछ कुछ चीज़। अब यहाँ पे कुछ केस गिनवाएंगे कि हमारे पास ओपीडी में, अभी आईपीडी में इतने सारे केस हैं, हम इनकी ऐसे ऐसे चिकित्सा कर रहे हैं और इनको लाभ भी हो रहा है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि चिकित्सा से लाभ नहीं होता। तो देखो कौन कौन से पेशेंट इनके पास एडमिट है, रोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या, इसका एमसीक्यू बनता है ये ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। इसका कैसे बनता है, यदि अनातुरेण भैषजेन अनातुरम चिकित्सा, अगर दोष रहित दोष मुक्त रोगी है तो उसकी चिकित्सा दोष रहित औषधि से करनी है। दोष मुक्त रोगी है मतलब उसको कोई रोग नहीं है, तो उसकी चिकित्सा करनी है दोष रहित औषध से। इसका क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे स्वस्थ वृत्त की बात कर रहा है। जैसे अपन ने 3 तरह के द्रव्य दिखे थे ना, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतौ किंचित। मतलब कि अगर रोगी नॉर्मल कंडीशन में है तो उसकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, दोष रहित औषध देंगे। मतलब ऐसा देंगे जो ना तो दोषों को बढ़ाएगा ना कम करेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो पहला चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना। इसको आगे देखते हैं अपन, ये रहा, ठीक है। क्या है, अनातुरेन भेषजेन को कैसे, अनातुरम चिकित्साम। फिर क्या है, अगर शाम व्यक्ति है, शामम अशामेण, शाम मतलब जो क्षीण हो गया, जिसकी धातुएं क्षीण हो गई है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। जिसकी धातु क्षीण हो तो उसमें क्या कराते हैं बताओ, ब्रंहण कराते हैं ना। तो यहाँ पे ब्रंहण को क्या बोला है, अशाम चिकित्सा बोला है। तो अशाम चिकित्सा करवानी है, शाम का उल्टा। फिर क्या है, कृश, अगर कृश है, दुर्बल है, तो उसकी कैसे चिकित्सा करते हैं, उसकी आप्यायाम, उसकी तर्पण और पूरण से करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देखो एक शाम है, एक कृश है। शाम के अंदर सारी धातुएं खत्म हो चुकी है तो उसके अंदर हम ब्रंहण चीज़ें देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कृष व्यक्ति है जिसकी शुरू हुई है तो उसको ब्रंहण का ये एक तरीके से ब्रंहण का एक लेवल देख लो कि पहले तर्पण आएगा, बाद में उससे हायर स्टेज ब्रंहण होगी, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, किससे, फूड सप्लीमेंट से। ब्रंहण के अंदर हम इसके अंदर औषधियाँ भी यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो शाम को अशामेण से, और कृष और दुर्बल अगर होगा तो उसकी चिकित्सा कैसे करोगे, उसकी आप्यायाम, हाँ, पूर्ण या तर्पण से करोगे। अब ये आप्यायाम वर्ड, आप्यायति ऐसा करके वर्ड तुमने और पढ़ा था, जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर देखा था ना कि मन और इंद्रियों का समयोग होता है, तो वो बुद्धि में आप्यायति, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि का तर्पण करने वाला होता है। तो ऐसे बता दिया था, वहाँ पे आया था, इसलिए आप्यायति का मतलब तर्पण करना, ठीक है। फिर देखो स्थूल और मेदस्वी हमारे पास लोग थे, तो स्थूल और मेदस्वी के अंदर कौन सी चिकित्सा करोगे, तो उसको अपतर्पयाम, उसके अपतर्पण चिकित्सा होती है। शीत होती है तो शीत की, उष्ण अभिभूतम उपचारम, अगर शीत जनित कोई व्याधि हो तो उसकी उष्ण चिकित्सा करेंगे। न्यूनान धातून पूर्यामः व्यतिरिक्तान हास्यामः। तो कुल मिलाकर के हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो न्यून धातु होती है उसकी तो पूर्ति करते हैं, अगर धातु की कमी होती है तो उसको बढ़ा देते हैं, और व्यतिरिक्तान हास्यामः, जो बड़ी हुई धातु होती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये क्या है, ये चिकित्सा सिद्धांत उन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये इनके पास कुछ पेशेंट एडमिट थे, उनकी इन्होंने चीज़ बताई कि हमने ऐसे ऐसे किया, उसके बाद में हमें फ़ायदा मिला, इसलिए औषध जो होती है वो तो इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा तुम देख लेना, वैसे तुम्हारे लेवल पे ऐसे एमसीक्यू नहीं बनने चाहिए, लेकिन फिर भी इसको लिख करके रखना, अपन रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। ईजी सा ही है। अब आगे चलो, यहाँ तक का तुम्हारा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो इतना सब कुछ बताया है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आगे आएगी। ये साध्य असाध्य वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले साध्य वाला पढ़ना, जब तुम पढ़ोगे ना तो ये वाला सेकंड जो पार्ट है इसका पहले पढ़ना, और फिर ये जो है जो आगे आ गया था इसको बाद में पढ़ना, ये सिर्फ कहानी है। तो साध्य असाध्य के बारे में क्या बताएंगे हम, यहाँ पे प्रोग्नोसिस बता रहे हैं। तो क्या है कि साध्य असाध्यता का विचार करके हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। हम क्यों देखते हैं कि कौन सा रोग साध्य है, कौन सा रोग असाध्य है, क्योंकि हमें सिर्फ साध्य रोगों की चिकित्सा करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो आ गया कि अर्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम संग्रहम। अगर कोई वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है तो उसके अर्थ की, धन की, विद्या की, यश की और हानि होती है, निंदा का पात्र बनता है, ठीक है। ये तुम्हें बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब तुमसे अगर साध्य असाध्यता का क्वेश्चन पूछा जाए कि सुख साध्य कृच्छ साध्य रोगों के लक्षण लिखें, तो वो लिखने के बाद में इंप्रेशन जानने के लिए तुम ये चीज़ लिखोगे, क्या लिखोगे कि ये सब बताना क्यों इंपॉर्टेंस है, नीचे महत्व या फिर इसका सिग्निफिकेंस डाल करके पॉइंट बनाओगे और वहाँ पे लिखोगे कि भाई ये इसलिए बताया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से रोग साध्य होते हैं, कौन से असाध्य होते हैं। क्योंकि अगर हमने असाध्य रोगों की चिकित्सा कर ली
तो फिर हमें इन सब की हानि हो जाएगी, ठीक है। और अगर साध्य की चिकित्सा करी तो देखो क्या है, साध्य साध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वक चिकित्सको कालम चारभते यत्तद्र साध्यति ध्रुवम। अगर हमने साध्य की चिकित्सा करी तो हमारी जो चिकित्सा है साध्यति, उसमें हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। साध्य की करें तो सफलता मिलेगी, असाध्य की कर ली तो ये सब मिलेगा। तो ये तुम्हें लास्ट में लिखना है। अब साध्य असाध्यता के प्रकार बहुत बार बताया हुआ है अष्टांग के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया था इसको। तो देखो डिजीज़ के अंदर क्या है कि भाई कोई भी व्याधि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, भाई या तो तू ठीक हो जाएगा या तो तू ठीक नहीं होगा। तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो साध्य हो गई, और नहीं होगा तो असाध्य हो गई। अब ठीक भी हो जाएगा उसमें भी क्या कि बहुत आराम से ठीक हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि थोड़ा मुश्किल है पर हाँ हो जाएगा। तो जो बहुत आराम से ठीक हो जाएगा वो सुख साध्य हो गया। फिर जिसमें थोड़ा अपन को एफर्ट लगेगा वो क्या कृच्छ साध्य हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इनके भी तीन टाइप कर लिए कि अल्प चिकित्सा से ही ठीक हो जाएगा, मध्य से होगा या उत्कृष्ट से होगा। ये याद करो तो ठीक है, बाकी तुम्हारे तो सुख साध्य कृच्छ साध्य भी बहुत है। उसके बाद में असाध्य कि भाई ये ठीक नहीं होगा, तो इसकी भी दो कैटेगरी होगी। असाध्य की क्या कि एक तो है बिल्कुल ठीक होगा ही नहीं, मरेगा ही मरेगा। दूसरा क्या है कि चलो रोग ठीक तो नहीं होगा लेकिन तू मरेगा भी नहीं, है ना। हम देखो मेडिकेशंस के ऊपर रख सकते हैं, जैसे अपना बीपी, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो वो याप्य डिजीज़ हो गई। तो एक याप्य हो गया और दूसरा अनुपक्रम हो गया। तो ये चार टाइप जो है वो तुम्हें याद हो गए व्याधि के। सुख साध्य क्या होता है, कृच्छ साध्य, याप्य और अनुपक्रम। अब देखो यहाँ पे सुख साध्य के लक्षण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन अगर याद नहीं किया ना तो अन्याय होगा आचार्य के साथ। तो तुम ये वाला तो याद करो सुख साध्य का, तो ठीक है। बाकी कृच्छ साध्य के असाध्य के जो है वो अष्टांग वाले कर लेना भले। इन दोनों में से जो तुम्हें इजी लगे, जो अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन इसका सुख साध्य का करना ये अच्छा कोटेशन है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप जिसके अल्प मात्रा में होते हैं। सारी चीज़ें पहले बता रखी है मैंने वहाँ पे फर्स्ट के अंदर, क्या ऐसा क्यों बोला था, अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति पाद संपत्ति, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। तो वही चीज़ है जिसके हेतु पूर्व रूप और रूप। पूर्व रूप तुम्हें पता है जो लक्षण से पहले आते हैं, रूप का मतलब उसके डिजीज जो हो रही है उसके साइन एंड सिम्टम्स, वो कम मात्रा में होते हैं। कम मात्रा में होते तो आराम से ठीक हो जाएगी, है ना। फिर क्या है, दोष दूष्य समान गुण वाले नहीं हो। रोग उत्पादक दोष की रोगी प्रकृति जो उसके अनुसार नहीं हो। तो देखो क्या है, दोष है, एक है दूष्य है और एक है रोगी की प्रकृति, ठीक है। और क्या है, मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो। समय का मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। फिर क्या है, देश। ये जो चार पांच चीज़ें इन्होंने बताई है, ये पांच चीज़ें समान नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ पे मैंने बताया था, अगर तुमने क्लास नहीं ली हो तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि इन सब का क्या मतलब है। दोष दुष्य, तो अपन एक केस लेकर के चलते हैं कि मान लो किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर है, युवान पीढ़ी का ही ले लो, जो मुहासे होते हैं ना वही है। तो उसके अंदर बताओ मुझे दोष कौन सा होगा, कौन सा दोष होगा, इसके अंदर पित्त होगा, ठीक है। फिर दूष्य कौन सा होगा, ब्लड डिसऑर्डर है बोल दिया पहले से, तो इसके अंदर जो रक्त है वो दूष्य होगा। अच्छा, अब मान लो ये किसी ऐसे व्यक्ति को हुआ है जिसकी प्रकृति भी पित्त हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को सेम कर रही हूँ, समझ रहे, इनको एक एक लेवल पे के ऊपर ला रही हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें सेम हो जाएगी ना तो फिर वो सुख साध्य नहीं होगा, वो साध्य की कंडीशन में चला जाएगा। तो प्रकृति मान लो मनुष्य की पित्तज है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, काल। तो काल देखो, पित्त के प्रकोप का काल कौन सा होता है, शरद। तो मान लो शरद ऋतु के अंदर उसको ये युवान पीढ़ी का हुआ है, कौन सा व्यक्ति, जिसकी पित्तज प्रकृति है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, देश। तो देश मान लो वो जंगल देश में रहता है। जंगल देश कैसा होता है, वात पित्त प्रधान होता है। अभी आचार्य विमान के अंदर बताएंगे तुम्हें। एक आचार्य कहते हैं कि वात प्रधान होता है, एक कहते हैं वात पित्त प्रधान होता है। तो जंगल के अंदर हो। तो समझो इसके अंदर देखो सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है कि दोष पित्त वाला हो गया, फिर जो उसका दूष्य होता है वो रक्त हो गया। हमें पता है आश्रय आश्रय भाव से कि रक्त के अंदर पित्त का आश्रय होता है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरे को बढ़ाएंगे। फिर प्रकृति भी पित्त है, अगर प्रकृति पित्तज प्रकृति वाले को पित्तज डिसऑर्डर हो गया तो बताओ वो कितना उसको प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर क्या है, काल, ऊपर से प्रकोप का काल भी क्या है, पित्त के प्रकोप का काल, शरद ऋतु हो गया, और साथ में देश भी। तो ये चारों चीज़ें क्या बोल रहे हैं कि सुख साध्य रोग अगर तुम्हें बताना है तो ये चारों चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम होती है तो फिर उसको ट्रीट करने में हमें थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे ज्वर है, प्रमेह है, रक्तज गुल्म है। तो इसके ये कुछ एक्सेप्शंस है, वो तुम जाने तो सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये जो चार पांच चीज़ें हैं ये सेम नहीं होनी चाहिए, समझ गए इसका। फिर आगे देखो, रोग जो होता है वो एक गति वाला होना चाहिए। अपने तीन तरह के रोगों की गति देखी थी अष्टांग के अंदर, इसलिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट था 11th और 12th। फिर रोग की उत्पत्ति,
के समय एक दोष से हो, तो एक दोष जो रोग होता है वो आराम से ठीक हो जाता है। ऐसे आगे जो याप्य आएगा अपना, कृच साध्य आएगा, उसके अंदर क्या दो दोष आएंगे, इसमें सिर्फ एक दोष आएगा। ठीक है। फिर सभी प्रकार की शरीर जो होता है रोगी का सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ होना चाहिए, और चिकित्सा के चतुष्पाद जो होते हैं वो गुणवान होने चाहिए। ठीक है। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आएगी वो सुख साध्य के अंदर आएगी, तो उसको रीड करना अच्छे से। इसमें जो ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये 5 चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर देखो कृच्छ साध्य बता रहे हैं कि जो मुश्किल से ठीक होगा, तो मुश्किल से ठीक होगा उसके अंदर क्या है, बस रीड करने वाली बात है सारी, दो चीज़ें आएंगी मीडियम। तो जिसके अंदर इसमें तो था हेतु पूर्व रूप रूप अल्प थे, इसके अंदर क्या है, इसमें मीडियम होंगे, मध्यम होंगे। ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई कि ये बिल्कुल भी सेम नहीं होनी चाहिए, कृच्छ साध्य में ये कोई एक सेम हो सकती है ना। तो ये देखो समय प्रकृति दूष्य, इन सब में किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से होनी चाहिए, हो सकती है। फिर क्या, अगर वृद्ध बाल और गर्भिणी, गर्भिणी वृद्ध और बालक का अगर रोग होता है तो वो हमेशा कृच्छ साध्य होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्रिटिकल होते हैं, लोग क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, ये सुकुमार होते हैं ना, इसलिए। फिर क्या है, उपद्रव तो हो लेकिन अत्यधिक उपद्रव नहीं हो, मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अंदर क्या है, उपद्रव होने ही नहीं चाहिए किसी डिजीज़ के, इसमें क्या है, हो लेकिन कम हो। और दूसरा क्या है भाई, द्विदोषज व्याधि होनी चाहिए, रोग जो होता है वो 2 मार्गों में गया हुआ हो, इसमें 1 मार्ग बोला था, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 2 मार्ग में गया हुआ हो। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, सारी याद मत करो, तुम एटलीस्ट 4 याद करके रखो। ठीक है। सुख साध्य की 4, कृच्छ साध्य की 4। अब क्या है, याप्य। तो याप्य का मतलब क्या है कि आयु के शेष रहने के बाद में, आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाए। मतलब क्या है कि व्यक्ति को मरना तो है ही, वो उसके कर्म अच्छे नहीं थे। याप्य क्या होता है, ये कर्मज व्याधि होती है, जो जनरली जो व्याप्य व्याधि है नहीं, ये कर्मज होती है सभी। तो उसके कर्म खराब थे तो उसको रोग तो हो गया, लेकिन क्या है, उसके थोड़े बहुत कर्म जो है वो अच्छे भी थे, और दूसरा उसका खान पान भी अच्छा है, तो वो मर भी नहीं सकता, अभी उसकी आयु अभी शेष है। उसके कर्म में उसकी जो भाग्य है उसके अंदर वो व्याधि से जो उसको तकलीफ हो रही है वो झेलना लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के ये है। तो इस वजह से वो जिंदा तो रहेगा लेकिन उसकी व्याधि ठीक नहीं होगी, वो सुखपूर्वक नहीं जिएगा, तब उसको व्याप्य व्याधि होती है। ठीक है। कब होती है, जब आयु शेष होती है। और दूसरा शेषत्वादायुषो, लिखा हुआ होगा यहाँ पे कहीं, देखो, शेषत्वादायुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवया। 2 रीज़न की वजह से जो आदमी है वो मरता नहीं है। पहली बात तो उसकी आयु शेष है, दूसरी बात वो खाना पीना अच्छा खाता है, पथ्य खाना खाता है, इस वजह से वो नहीं मरता। तो क्या है, रोग थोड़ा अच्छा होकर के वापस भयानक रूप में बढ़ जाता है। तो इसका क्या, इसके क्या लक्षण होंगे कि कौन सा रोग जो होता है वो याप्य होगा, अगर कोई रोग है वो गंभीर धातुओं में चला गया हो। गंभीर धातु का मतलब होता है, जैसे एक तो रस रक्त है, ये सुपरफिशियल है, फिर जैसे जैसे अपन अंदर जाते जाएंगे, अंदर की धातु जैसे मांस मेद मज्जा इन सब में चला जाता है अगर रोग, तो क्या होता है, वो गंभीर धातु स्तव हम उसको बोलेंगे। ठीक है। फिर क्या है, मर्म संधियों के अंदर अगर दोष, रोग जो होता है मर्म संधि के अंदर आ जाता है, मर्म के अंदर आ गया तो। और अगर रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो, बार बार आता है, बहुत दिनों तक चलता है और 2 दोषों से उत्पन्न होता है, तो वो असाध्य होता है। तो इसमें क्या क्या याद रखोगे, पहली चीज़ कि भाई किस वजह से रोगी मरता नहीं है, तो 2 कारण हो गए उसके। फिर क्या है, जो गंभीर धातु में चले जाते हैं, और मर्म संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्म संधि में चला जाएगा और गंभीर धातुस्थ होगा। ठीक है। याप्य के अंदर ये 2 ही चीज़ तुम्हें याद रखनी। उसके बाद में प्रत्यक्ष आ गया, तो सारी जो खराब खराब चीज़ें होंगी, सुख साध्य के बिल्कुल उल्टा। अगर तुम्हें ये श्लोक याद भी नहीं आ रहा ना, तो सुख साध्य में अपने जो बताया था ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, सुख साध्य का मीडियम कर दो तो वो कृच्छ हो गया। ठीक है। उल्टा कर दो तो ये हो गया, असाध्य हो गया। इसलिए मैंने सुख साध्य का कोटेशन याद करने का बोला था, फिर तुम उसमें कोई भी चीज़ नहीं बोलोगे। अब क्या है, रोग की परीक्षा के बाद में चिकित्सा करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये रोग की परीक्षा का सिग्निफिकेंस बताया है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे ये जो इतनी इन्होंने बात करी ना, उन्होंने मैत्रेय को जवाब दे दिया, फिर उन्होंने इतनी बात कर ली अपने बच्चों से, उनको उन्होंने क्या किया, मैत्रेय ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मैत्रेय के क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर वो पलटे अपने बच्चों की तरफ, उनको ये बता रहे थे कि देखो बच्चों, साध्य होता है असाध्य होता है। फिर बाद में वो मैत्रेय को भाटा मारते हुए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो प्रतिपत्तिमान वैद्य, जो कि मैत्रेय तुम नहीं हो, अगर साध्य असाध्य रोगों के भेदों को ठीक ठीक जानता है, वो ये मैत्रेय है ना, इसके समान यानी कि कर्मवादियों की बातें मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता। तो यहाँ पे मैत्रेय को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये देखो, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ताकि आगे कोई इनसे डाउट पूछ ही ना सके। ऐसे अग्निवेश भी पहले कुछ बोला था, तो बोला था कि बुद्धिमान को ऐसे प्रश्न करना उचित नहीं है। उसके बाद में देखो बेचारा अग्निवेश कुछ नहीं बोला। जैसे 4th चैप्टर के अंदर उसने बोला था ना कि भाई आपने बोला कि 500 ड्रग्स, मैंने बता रहा हूँ 500 तो हुई नहीं है, तो पूरी
तो फिर आचार्य ने क्या बोला था कि बुद्धिमान मनुष्य, अगर तुम्हारे ऐसे बुद्धिमान को ऐसे क्वेश्चन करना शोभा नहीं देता। उसके बाद में देखो ये कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे यहाँ पे मैत्रेय बोले हैं तो इन्होंने मैत्रेय को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे मैत्रेय भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये स्कैम करते हैं ऐसे लोग। खैर, ये चैप्टर भी अपना हो गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन 11 चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। डिसमिस।